Am I audible? Okay. Assalamu alaikum. My name is Faizan Farooq, and I am rank 88th of this KS, JKS, Jammu Kashmir. Thanks a lot. And I am somewhere in the middle between Moin Bhai and Mudassir Bhai. Mudassir Bhai said that you do not need to be so much intelligent, and our Moin sir, he has qualified in his first attempt, I guess. So I qualified this in my second attempt. It was my first interview, and I qualified it. Alhamdulillah. So मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो आप मेरे जो भाई हैं या इससे पहले जो अथर सर थे उन्होंने बहुत जो अहम चीज़ें हैं वो ऑलरेडी कवर की हैं, तो मैं उसमें नहीं पढ़ूंगा। आप में से कितने बच्चे हैं जो आने वाला प्रीलिम्स है अक्टूबर में, 15 अक्टूबर, उसमें उसके लिए अपेयर हो रहे हैं? कैन यू रेज योर हैंड्स प्लीज? घबराइए नहीं, अच्छे से रेज करिए। 15 को जो आने वाला है JKS। ठीक, ओके। सो आई वुड डायरेक्टली कम टू दैट। मैं सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ जिससे आपको फायदा आएगा डायरेक्टली उसके लिए। तो आई एज्यूम कि आपने जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सारी इस वक्त वो आपने कवर कर ली होंगी, जो करंट अफेयर है, स्टैंडर्ड बुक्स है वगैरह, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, नितिन सिंघानी। आई डू नॉट नीड टू गो इनटू दैट। यहाँ इलाहाबाद से प्रयागराज, एज वी कॉल इट नाउ, वहाँ से एक क्वेश्चन कंपाइलेशन शेयर होती है घटना चक्र के नाम से। आई वुड राइट इट डाउन हियर। ये चल नहीं रहा। घटना हिंदी में कहते हैं करंट अफेयर्स को। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपाइलेशन है, आप इसको ज़रूर खरीदिएगा और ज़रूर पढ़िएगा। इसमें जितने भी आपके स्टेट PSC के एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जो आपकी बड़ी स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, उत्तराखंड हो गया, MP हो गया, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनके क्वेश्चंस को कंपाइल करा होता है। एंड आई हैव बेनिफिटेड अ लॉट फ्रॉम दिस बुकलेट। सो इट्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स हैं। इकोनॉमी के लिए अलग होती है, क्वालिटी के लिए अलग होती है, इसी तरह साइंस एंड टेक एंड ऑल। तो इसी तरह स्टडी IQ ने लास्ट ईयर से एक सीरीज स्टार्ट करी है SIP करके, सक्सेस इन प्रीलिम्स। तो दैट इज आल्सो वेरी बेनिफिशियल। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि आप उसको फॉलो करें और उसको ज़रूर खरीदें। अगेन इट्स सब्जेक्ट बेस्ड, आपके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं। और इस दफ़ा का जो प्रीलिम्स है आप उसको बहुत सीरियसली लें, बिकॉज देयर इज very significant difference from the prelims which we gave, in which there were 109 seats for general category OM, right? 109, and this time it's 35, I guess 35. So take this prelims very seriously. It's going to be very different from the time we appeared. तो जैसे मोइन भाई ने कहा कि 55 के अराउंड गया था कट ऑफ हमारे टाइम, मेरे को मुझे इसका खास इल्म नहीं है, लेकिन आप इस दफ़ा मान के चलें कि 75 के वो आपने जाना ही जाना है इफ़ यू वांट टू राइट मेंस दिस टाइम। सो इसका आपके जो आने वाले ये जो सितंबर का महीना आने वाला है, 15 अक्टूबर तक के टाइम को आप स्पेसिफिकली फोकस दें इस प्रीलिम्स पे। डू नॉट थिंक अबाउट मेंस, डू नॉट थिंक अबाउट इंटरव्यू और आंसर राइटिंग। मेरा ऑप्शनल नहीं हो रहा, मेरा भी मतलब मैंने ऑप्शनल अच्छे से नहीं किया है, वो सब ना सोचे। आप सारा फोकस अपना इस वाले प्रीलिम्स पे रखें फिलहाल इस टाइम के लिए। और ये बहुत ज़रूरी भी होता है कि आप इस एग्ज़ाम को, चूंकि बहुत लंबा प्रोसेस है, आप इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करें। आपको मैं बताता हूँ अपनी जो ये वाला था JKS 2022, some 30,000 or 35,000 candidates I guess appeared for prelims और सिलेक्ट हुए 220।
तो अगर हम ये जहन में रखते ना उस वक्त के अगर हम इसका प्रोबेबिलिटी परसेंटेज निकालेंगे कि हमारे सिलेक्शन होने के क्या इम्कानात हैं, तो इट्स सो इट हैज सच अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन आवर माइंडसेट, राइट? कि अगर आप इस पूरे प्रोसेस को क्यूमुलेटिवली कंसिडर करें कि 220 बच्चे सिलेक्ट होने हैं और 30,000 40,000 बच्चे लिख रहे हैं प्रीलिम्स, तो कहाँ होगा हमारा? सो इट्स बाउंड टू क्रिएट अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर माइंडसेट। तो आप इस प्रोसेस को ना ब्रेक डाउन करें। जैसे इस वक्त आप बच्चे हैं, आप प्रीलिम्स लिखने वाले हैं, ठीक है? तो आप अपने जहन में सिर्फ ये रखें कि हमने बस प्रीलिम्स निकालना है। डोंट थिंक अबाउट मेंस, डोंट थिंक अबाउट इंटरव्यू। आप बस ये रखें अपने जहनों में कि प्रीलिम्स जो क्वालिफाई कर रहे हैं बच्चे, हमें उनमें से आना है। It's 35 seats, so it would be around 900 general candidates who would be writing mains, right? तो आपने बस उन 900 बच्चों में आना है, ठीक है? So once you are done with that stage, pass on to the next stage. फिर आप सोचे अब हमें we have to write the best answers, we have to आंसर राइटिंग की जो भी टेक्निकलिटीज है, इंटरकेसीज हैं, जो ऑलरेडी डिस्कस की है मोइन भाई और मुदस्सिर भाई ने बहुत अच्छे से। फिर आपने उन चीजों पे फोकस करना है एंड देयर आफ्टर जो उसका प्रोसेस होने वाला है। और एक बहुत अहम बात मैं बोलना चाहता हूँ, विच आई थिंक हैज बीन मिस्ड आउट टुडे, एंड दैट इज योर मेंटल हेल्थ, योर इमोशनल। क्योंकि ये प्रोसेस है ना, ये एक like Mudassir bhai rightly pointed out, it took him 5 years to get here. So it's not going to be a cakewalk for everybody. Maybe for somebody there's some element of random chance events involved as well, your hard work, and there are many variables which are beyond our control. Hard work has to be there, but there are many other things which are beyond our control. So it's very important that you pay attention to your mental health. You know where to go if you feel anxiety, you know what to do if you feel depressed, right? Those things are very important. तो पढ़ाई जो है बिलाखिर हो ही जाती है। मतलब अभी अगर कोई न्यूकमर होगा, उसको लग रहा होगा कि इतना सिलेबस ये कैसे कवर होगा। मैं भी इसी स्टेज पे था। इनिशियली ये लगता है कि इतना सारा कवर करना है, फिर ऑप्शनल पढ़ना है, फिर करंट अफेयर, ये सब, लेकिन बिलाखिर हो ही जाता है, सब कुछ पढ़ाई हो ही जाती है। तो आप वो जहन में ना रखें कि पढ़ाई करनी है, आप इस बात पर भी फोकस रखें कि हम अपने जहन को इस पूरे प्रोसेस के दौरान हेल्दी कैसे रखें, हम कैसे अपनी जो मेंटल हमारी जो साख्त है उस पे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना आने दें। सो टेक इनटू सीरियस कंसिडरेशन योर मेंटल हेल्थ एज वेल, राइट? और there are certain things which I would like to talk about regarding our हमारे जो मेंस के आंसर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आई वुड नॉट टेक मच टाइम। हमारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये आम सब्जेक्ट्स ही हैं, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, तारीख, पॉलिटी, सियासत, सियासी उलूम, इक्तिसादियात, इकोनॉमिक्स, ठीक है? इसके अलावा आपके जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए। तो ये आम सब्जेक्ट ही होते हैं, लेकिन आपने इन सब्जेक्ट्स का टीचर नहीं बनना है, ठीक है ना? आपने बनना है ब्यूरोक्रेट। तो आपने क्या करना है कि आपने इन सब्जेक्ट्स को पढ़ना है विद रेफरेंस टू देयर ब्यूरोक्रेटिक इम्प्लीकेशंस। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। इस साल एक सवाल आया था, डिफरेंशिएट बिटवीन द कॉजेस ऑफ लैंडस्लाइड्स इन वेस्टर्न घाट्स एंड हिमालयाज। GS2 में आया था गालिबन, GS2 या 3 में, फर्स्ट में, सॉरी मुझे ये भी याद नहीं। यस, फर्स्ट में आया था कि लैंडस्लाइड जो होती है हिमालयाज में और लैंडस्लाइड जो होती है वेस्टर्न घाट्स में, इनकी डिफरेंसेस बताइए, ठीक है? अब जो आमतौर पे आप क्या करेंगे कि आप 5 पॉइंट्स लिखेंगे कि लैंडस्लाइड्स क्यों होती है वेस्टर्न घाट्स में, और 5 पॉइंट्स लैंडस्लाइड्स क्यों होती है हिमालयाज में। बट ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच रिक्वायर्स यू टू बी सॉल्यूशन ओरिएंटेड। आपने कंक्लूड ऐसे करना है कि आपका जो वे फॉरवर्ड होगा वो ये होगा कि हम इनको अवॉइड कैसे करें, ऑल्दो दैट हैज नॉट बीन आस्क्ड।
आपसे किसी ने नहीं पूछा कि लैंडस्लाइड्स को हम कैसे सही करें, बट द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एग्जाम इज दैट यू हैव टू बी सोल्यूशन ओरिएंटेड, और आपने बोलना ही बोलना है कि हमने लैंडस्लाइड्स को ठीक कैसे करना है, फिर चाहे उन्होंने वो पूछा भी ना हो। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो वो जो ट्रेडिशनल तरीके से हम लिखते थे ना, इन कंक्लूजन आई वुड लाइक टू से दिस और दैट, वो नहीं, कंक्लूजन में लिखो वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन, और लिखो कौन से पॉइंट्स जो आपको लगता है कि सॉल्यूशंस है फॉर लैंडस्लाइड्स, राइट। और एक पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा एथिक्स के मुतालिक। एथिक्स में जैसे मोइन भाई ने भी कहा, एग्जाम्पल्स की बहुत अहमियत होती है। मुझे एक सवाल याद आ रहा है, एक क्वेश्चन आया था जो उसके एथिक्स के इनिशियल 13 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें एक सवाल आया था कि समथिंग पर्टेनिंग टू द लैक ऑफ एम्पैथी एंड ग्रेटिट्यूड इन आवर सोसाइटी, ठीक है। तो उन्हीं दिनों एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था कन्नौज में, गालिबन कन्नौज इज इन यूपी। देयर वाज दिस चाइल्ड हु वाज assaulted sexually, 12-year-old child, and she was lying in a pool of blood, and there were people around her and they were clicking pictures, right? So I quoted this example in my answer, lack of empathy in our society or lack of gratitude in our society में मैंने current example quote करी थी। There were very many you know those COVID times, online classes, teachers were being mocked and ridiculed, तो वो एग्जाम्पल मैंने कोट करी इन लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि पीपल आर नॉट फीलिंग ग्रेशियस टुवर्ड्स देयर टीचर व्हाट दे आर डूइंग फॉर देयर स्टूडेंट्स। अब आप खुद सोचें, जिस बंदे ने वो चेक करा होगा आंसर, उसको ये समझ आया होगा कि ये सिर्फ एथिक्स की नोटबुक रट के नहीं गया है, इसने सिर्फ ये नहीं समझा कि एम्पैथी क्या होती है, ग्रेटिट्यूड क्या होता है, इसने डेफिनेशंस नहीं रटी है, इसको पता है देश दुनिया में हो क्या रहा है, एंड ही इज एबल टू कनेक्ट इट टू his answers as well। आप समझ रहे हैं मैं पॉइंट क्या बोल, the point which I'm trying to make, are you getting it? Ethics requires only this thing, that you have to be aware of the ethical issues surrounding you। आपने एथिक्स में और कुछ नहीं करना है, कोई डेफिनेशन नहीं रटनी है, कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू बस एक नोटबुक लाएं और जितने भी आइडियाज है ना एथिक्स के, सिंपैथी हो गया, प्रूडेंस हो गया, एम्पैथी, व्हाटएवर इट इज, यू जस्ट राइट इट डाउन एंड स्टार्ट कोटिंग एग्जांपल्स, जो भी आपको न्यूज में दिखे, जो भी आपके देश दुनिया में हो रहा हो, उसको जो है उस क्या कहते हैं इसको, नोटबुक में कंपाइल करते जाएं, एंड दैट्स योर एथिक्स पेपर, दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू कवर योर आंसर राइटिंग इन एथिक्स। और आंसर राइटिंग में एक और बहुत अहम बात है, वो ये है कि आपको एनालिटिकल होना पड़ता है, यू हैव टू बी इट्स नॉट जस्ट द फैक्चुअल नॉलेज, यू हैव टू बी एनालिटिकल। तो वो आएगी जब आप ऑनेस्ट होंगे अपने इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स के साथ। सो ट्राई टू डेवलप जेन्युइन ऑथेंटिक इंटेलेक्चुअल इंटरेस्ट in any of the issue which is which is around you। genuine interest डेवलप करें, आपको ये सीखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कल को कि मुझे इसका एनालिसिस कैसे करना है, इफ यू हैव दैट genuine interest। जैसे फॉर इंस्टेंस हमें GS1 में एक सवाल आया था आर्यन इन्वेजन्स पे, you know this theory in history and anthropology that India was originally inhabited by Dravidians, and then some people from Central Asia they came and took over and displaced the Dravidians। So they asked our opinions। मैंने इस टॉपिक में इतनी डॉक्यूमेंट्रीज देखी थी, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी किसी बुक को रिकॉल करने की या किसी पॉइंट को रिकॉल करने की। So try to develop authentic intellectual pursuits, try to broaden your field of study। इसको उर्दू में कहते हैं मुताला अपना वसी करना, अपना मुताला वसी करें, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। और एक बात कि कोई जो क्वालिफायर होता है ना उसके नोट्स खास नहीं होते। मेरे भाई से उसके किसी फ्रेंड ने कहा था कि फैजान के नोट्स ला के दो, तो अव्वल तो वो अगर मेरे नोट्स देखेगा वो पढ़ भी नहीं पाएगा, मैं इतना गंदा लिखता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं बिलाल भाई, वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी से हो, तो वो क्या करते थे कि आप ऐसे लिखते हो जैसे किसी पे एहसान कर रहे हो। सो आई राइट रियली बैड।
सो ऐसा कुछ नहीं होता, आपके जो अपने नोट्स है उन्हीं पर इन्हिसार करें, उन्हीं पर आप जो है डिपेंड रहे। ये सब कुछ नहीं होता कि फला बंदे ने टॉप करा तो अब उसके नोट्स लाओ, फला बंदे ने इसमें इतने मार्क्स लिए तो उसके नोट्स लाओ, ये सब कुछ नहीं होता। अपने नोट्स पे फोकस करें, दैट्स इनफ। और आप जो एनालिटिकल अप्रोच की बात कर रहे थे सर, उस पर मेरा क्वेश्चन सर माइंड में आ गया है सर कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, पहले बोलूँ सर ये बात आपको कि मुझे आज इसका आंसर देखना है कैसे हम लिख पाए सर। इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे बेस है सर, जैसे कि मेंशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 51 में भी मेंशन है। हमारी जो रिलेशन होगी अदर नेशन से वो ऑनरेबल और पीस पे बेस होगी। लेकिन क्या हुआ सर, करंटली इंडिया ने क्वाड ज्वाइन कर लिया है सर, जिसको चाइना एशियन नेटो के नाम से पुकारता है सर। अगर एशियन नेटो के नाम से जो हमने एग्रीमेंट साइन किया है, वो दूसरी साइड से हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी ये कहती है कि हमारी ऑनरेबल रिलेशन होगी, क्या सर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो चेंज होने जा रही है? अगर होने जा रही है तो कैसे, अगर नहीं होने जा रही तो आपसे आंसर जानना चाहता हूँ। आप प्रिसाइज तरीके से बताएं सवाल क्या है, क्योंकि आपने इसको थोड़ा लंबा कर दिया। मेरा सवाल यही है, इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है सर वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे बेस है सर, जिसका मतलब है इफ देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट एट द इंटरनेशनल लेवल देन इंडिया विल ट्राई टू ब्रीच अ गैप बिटवीन द टू। सो इंडिया जो है रिसेंटली इंडिया ने क्वाड ज्वाइन किया है, जिसका मकसद सबको पता ही है क्या है। If there will be the attack on one country, will be considered the attack on all the countries, which are member countries of it. तो सर अगर इंडिया ने ऐसी ग्रुपिंग ज्वाइन की है तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे सर इम्पैक्ट पड़ रहा है सर? अगर पड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इंडिया चेंज होने जा रहा है अपनी फॉरेन पॉलिसी से। अगर नहीं होने जा रहा है, क्योंकि इंडिया ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो स्टिल बेस है पार्शियल एग्रीमेंट पे सर, जो कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट पे बेस है, लेकिन क्वाड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। अगर चाइना ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ छेड़छाड़ी कर लेता है तो इंडिया हैज टू अटैक ऑन इट, तो दैट इज क्लियर। तो मुझे समझना है कि पॉलिसीज वाकई चेंज होने जा रही है, तो अगर होने जा रही है तो कैसे? राशिद अहमद खान। राशिद भाई, पहली बात तो यह है कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नैम पे बेस्ड है। नैम वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एरा, सो आई डोंट थिंक इट स्टैंड्स रेलेवेंट टुडे, राइट? Even our foreign minister S. Jaishankar, he has written a book recently by the name, I'm forgetting the name, The Indian Way something. So in it he has criticized NAM in the current world because it doesn't fit in the current world. Yes. प्रीवियसली जो हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर आए वो अपनी पॉलिसी को बार-बार स्टैंड कर रहे हैं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पे बेस। आपने देखा ही कई बार हमने एक्टिव रोल अदा किया है, कोरियन वॉर में हमने एक्टिव रोल अदा किया है, बर्लिन वॉर क्राइसिस में हमने एक्टिव रोल अदा किया है, तो दैट वाज द ग्लो ऑफ नॉन अलाइनमेंट। आपको नहीं लगता कि नॉन अलाइनमेंट ये भी हो सकता है कि आप किसी ग्रुपिंग को ज्वाइन ना करें, और नॉन अलाइनमेंट ये भी हो सकता है कि आप एंटीपोडल जो ग्रुप्स हैं उनको भी ज्वाइन करें? जैसे एक तरफ से इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन करा है और दूसरी तरफ इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ एससीओ व्हिच इज लेड बाय चाइना, तो मल्टीलैटरलिज्म इज आल्सो अ वेरिएंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट ना, so India is also being non-aligned in that way. Yes. But I'm actually talking about, sir, India approach is going to be changed totally, sir. If they are changing, sir, how can we answer the question? And how can we will be the balance of the question? आपने सिर्फ बस ये लिखना है कि जो फॉरेन पॉलिसी या जो ग्रुपिज्म होता है वो अपने वक्त की जरूरत के मुताबिक देखना होता है। जो उस वक्त की जरूरत थी, फॉर एट दैट टाइम वी नीडेड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, वी नीडेड एजुकेशन, वी वर नॉट, हमारी प्रायोरिटी कोल्ड वॉर नहीं थी, यूएसएसआर और यूएसए के बीच जो चल रहा था वो हमारी प्रायोरिटी नहीं थी। सो नॉन अलाइनमेंट एट दैट टाइम वाज द बेस्ट पॉलिसी टू हैव, बट टुडे द सिनेरियो ऑन द इंटरनेशनल फ्रंट हैज चेंज्ड, सो इन दिस टाइम दैट पॉलिसी इज नॉट गोइंग टू होल्ड अप, राइट? तो इसको इस तरीके से आप फ्रेम करें कि आप कुछ पॉइंट्स इस आप समझ रहे हैं, जैसे एससीओ की मिसाल दें या क्वाड की आपने खुद कहा, या रिसेंटली एक और कोई ग्रुपिंग आई है ऑकस करके, इसमें इंडिया शायद नहीं है बट इंडिया वाज ट्राइंग टू गेट इनटू इट। तो इस तरह की एग्जांपल्स कोट करें और ये कहें कि हर ग्रुपिज्म, हर पॉलिसी जो होती है वो अपनी वक्त की जरूरत के हिसाब से करनी होती है। बस, चलिए, शुक्रिया।